एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं 2019 दिसंबर के नेट के क्वेश्चन पेपर, है ना फ्रेंड्स। हम लोगों के सब्जेक्ट है एडुकेशन एंड हम लोग NTA UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया है लास्ट दो वीडियोज़ में। ठीक है, आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा दिन तो नहीं है नेट के लिए, तो रिवीजन के साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते जाओ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। व्हाट आर द रीजन्स of negligible number of studies of cost effectiveness analysis। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के जो NTA नेट का सिलेबस है यूनिट टू में कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो दो कॉन्सेप्ट है ना। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा है तो इनसे रिलेटेड क्लास मैंने लिया है आन अकेडमी पे। तो आप लोग ना आन अकेडमी पे जाके अनुकंपा देवी सर्च करो, वहाँ पे जाके मेरा क्लास देख सकते हो जो कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है। और भी बहुत क्लासेस है वहाँ पे, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मतलब हम लोग MCQ डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़्यादा भास्ट में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है हम लोगों के जो एडुकेशन फील्ड है, एडुकेशन फील्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट तो हम लोग करते हैं, है ना। एडुकेशन फील्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं, उन प्रोजेक्ट में कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का मतलब हम लोग ना उस प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, वो नहीं देखते हैं। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टडी करने का बहुत ही मतलब कम ऐसा स्टडी आज तक हुआ है। जो मतलब एडुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, वो हम लोग इतना नहीं देखते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, तो आप लोग देखो, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है उनसे रिलेटेड मतलब इतना बैकग्राउंड भी अभी तक इतना नहीं है। ठीक है, वो एक ड्रॉबैक है। इसके वजह से क्या होता है, हम लोग भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं देखते हैं जो प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं एडुकेशन के फील्ड से रिलेटेड। तो इवैल्यूएटर्स इनएडुकेट बैकग्राउंड इन कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, लैक ऑफ रिक्विसाइड एक्सपोजर इन कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में जो एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट है उसका भी कमी है। ठीक है, फिर लैक ऑफ फेमिलियरिटी ऑफ द डिसीजन मेकर्स विथ, जो लोग डिसीजन लेते हैं वो लोग कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस के साथ इतने फेमिलियर नहीं है वो लोग। ठीक है, तो ये तीनों ही इसके पीछे रीज़न है कि जिसके वजह से जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो उन सब का कॉस्ट इफेक्टिवनेस इतना हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? A, B and C। तो कहाँ पे है ABC? ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 22 गिवन बिलो। और यहाँ पे क्या दिया है? एसर्शन एंड रीजन दिया है। आप लोगों को पहले देखना है कि एसर्शन में जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है या नहीं, रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है या नहीं। अगर दोनों करेक्ट है फिर आपको देखना है कि इसके रीजन ये है क्या। ठीक है, मतलब इसके वजह से, इस रीजन के वजह से ये हो रहा है क्या, ये देखना है आपको। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एसर्शन में क्या दिया है। यहाँ पे दिया है कि देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल, जितने भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है डिफरेंट स्टेज में। ठीक है, जैसे कि DLED हो गया, BEd हो गया, MEd हो गया, वो सब क्या है? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, डिफरेंट स्टेज में है, सबका अलग अलग स्टेज है ना। कोई ये DLED किसके लिए होता है?
प्राइमरी लेवल के लिए, है ना, फिर बीएड उससे थोड़ा अपर लेवल के लिए, है ना। तो इसी तरीके से जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से रिलेटेड, तो उन सब के क्या होता है, उन सब में डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज दिया जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी ऐसा देखा जाता है कि कंटिन्यूअसली एफर्ट डाल रहे हैं, जो मतलब ये जो जितना भी एजुकेशन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उन सबको एक साथ हम लोग उन सबको मतलब एक साथ टुगेदर, ठीक है, एक साथ लेके चल इसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं। जो लोग मतलब इनसे रिलेटेड है वो लोग एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और तो ये सही है, ठीक है। सेकंड है एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिक्वायर्ड स्टेचुटरी स्टेटस, ये तो है ही, ये स्टेचुटरी बॉडी है गवर्नमेंट का, है ना। एंड ब्रॉट अ डिस्कशन डॉक्यूमेंट ऑन टीचर एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन के ऊपर मतलब एनसीटीई क्या है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ही है यहाँ पे, ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है ना। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड है क्या, इनमें तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बोला है, और यहाँ पे क्या बोला है कि एनसीटीई क्या है, ये इसके बारे में बोला है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है, लेकिन इस असर्शन के कॉज ये नहीं है, ठीक है। तो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 23, ब्रॉड फंक्शन ऑफ SCERT, आप लोगों ने NCERT SCERT इन सब का नाम सुना होगा। तो SCERT का मेन फंक्शन क्या है, ये ना इसका मेन फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, ये सबके साथ रिलेटेड है, ठीक है। SCERT करिकुलम डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के साथ, ट्रेनिंग जो टीचर को ट्रेन करते हैं ना, ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन सबके साथ रिलेटेड है। तो इसका मेन फंक्शन है यही। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप आपके इन सब थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, फिर भी आप देखो आपको ना आप कॉन्फिडेंट किस में हो, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये सबको मालूम होता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था, गार्डेनर ने दिया था। तो बी का हो गया 4। तो आप लोग ऑप्शन में देखो, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी सब भी आप लोग देख लेना एक बार। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे भी असर्शन एंड रीजन दिया है। एंड फिर हम लोग देखते हैं असर्शन में क्या दिया है। जो एंशिएंट इंडिया है, मतलब पुराने ज़माने में क्या करते थे, एजुकेशन का मेन एम क्या था कि स्टूडेंट का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट का जो इनर नेचर हो उनका डेवलपमेंट हो, है ना। और यहाँ पे क्या दिया है कि अच्छा स्टूडेंटशिप मतलब एक अच्छा स्टूडेंट होने के लिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट तो है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है। इसके वजह से ही मतलब एंशियंट टाइम में कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर क्यों फोकस किया जाता था, इसका रीज़न ये नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। ये है क्वेश्चन नंबर 26। देखो, तो ये है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्लैंडर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, एक बार देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं। तो अभी देखते हैं। तो इन फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टीचर टॉक। तो फ्लैंडर में हम लोग क्या देखते थे, इनडायरेक्ट टीचर टॉक है वहाँ पे टेबल में, डायरेक्ट टीचर टॉक है ना। मतलब टीचर टॉक से रिलेटेड टोटल 7 कैटेगरीज हैं
एंड प्यूपिल टॉक से रिलेटेड टोटल 2 कैटेगरीज है, एंड साइलेंट एंड कन्फ्यूजन बोल के एक है, टोटल 10 है ना, वो देख लेना आप लोग। तो जो इनडायरेक्ट टीचर टॉक है उनसे रिलेटेड कैटेगरी कौन कौन सा है, तो उनसे रिलेटेड जो 1, 2, 3 एंड 4 जो वो फर्स्ट 4 कैटेगरीज है ना, वो इनडायरेक्ट टीचर टॉक से रिलेटेड है, हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो क्या क्या होगा उनका नाम, ये तो लेक्चरिंग तो नहीं होगा, ये डायरेक्ट टीचर टॉक है, तो ए तो गया, तो ए कहाँ कहाँ पे है उनको एलिमिनेट करो, ए यहाँ पे है तो ये गया। बी क्या है, गिविंग डायरेक्शन, ये भी डायरेक्ट टीचर टॉक है ना, तो बी भी गया, तो बी गया तो ये भी गया, है ना। तो और क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, CEF, तो सी एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग्स, हाँ ये इनडायरेक्ट टीचर टॉक है। फिर प्रेजिंग और इनकरेजिंग इनडायरेक्ट टीचर टॉक है। यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज, ये भी इनडायरेक्ट टीचर टॉक है, ठीक है। और ये जो है ना डी, ये कैटेगरी नंबर 6 है जो कि डायरेक्ट टीचर टॉक में आते हैं, इसीलिए डी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो आइडियलिज्म में इस साइड में वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट दिया है, मतलब वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो हम लोग कहते हैं, और यहाँ पे टीचर्स के रोल कैसा कैसा रहा, मतलब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर के रोल कैसा होना चाहिए, रियलिज्म के अकॉर्डिंग कैसा है, ये सब दिया है। तो आइडियलिज्म में हम लोगों को क्या मालूम है कि आइडियलिज्म में टीचर को रोल मॉडल माना जाता था, है ना, आइडियलिज्म में रोल मॉडल माना जाता है। तो ए के साथ 3 होगा, ए के साथ 3 के एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 28, तो ये क्या दिया है कि इन डेवलपिंग लर्निंग आउटकम के नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना। लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है, लर्निंग आउटकम होता है हम लोगों ने जो सिखाया उनके बदले में स्टूडेंट लोगों ने क्या सीखा, उन लोगों ने जो सीखा वही है लर्निंग आउटकम, है ना। तो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम, मतलब एक ऐसा करिकुलम जो लर्निंग आउटकम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट लोगों ने क्या सीखा है उनके ऊपर बेस है वो करिकुलम। तो उस टाइप के करिकुलम को जब हम लोग डेवलप करते हैं, तो लर्निंग आउटकम बेस्ड जो करिकुलम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन करिकुलम का ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड किया जाता है ना। उसके बाद करिकुलम ट्रांजैक्शन होते हैं, एंड करिकुलम ट्रांजैक्शन के बाद जो लर्निंग आउटकम जब आते हैं ना, तब हम लोग मैच करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ कि नहीं, ऐसे मैच करते हैं, वो हो गया लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम, ठीक है। तो अभी हाँ, तो यहाँ पे दिया है कि इस टाइप का जो करिकुलम है उसमें मेन चैलेंज क्या होता है, मतलब किस टाइप का लर्निंग यहाँ पे नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हम लोग डिसाइड करते हैं, है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव हम लोग डिसाइड करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ कि नहीं, ठीक है। हम लोग अगर चाहते हैं कि स्टूडेंट लोग ये नॉलेज उन लोगों को मिले, तो बाद में हम लोग देखेंगे कि उस टाइप का नॉलेज उन लोगों को मिला है या नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के करिकुलम में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग इनका मतलब हम नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पहले से डिसाइड है एंड उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही इनका एम होता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड नहीं होगा तभी तो क्या होगा, तभी स्टूडेंट लोगों को मतलब क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कौन सा ऐसा है, मतलब इस टाइप के करिकुलम में चैलेंज क्या हो सकता है कि लर्निंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, the combination of different approaches to validate information state। देखो अभी क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसका नाम क्या है, जो कि डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं, किसके लिए फॉलो करते हैं। मानो कि आपने कोई स्टडी किया, ठीक है, उस स्टडी से रिलेटेड आपने डाटा कलेक्ट किया,
ठीक है। अभी आप क्या करोगे ना, उन डाटा को जब एनालाइज करोगे, ठीक है, उनका वैलिडिटी टेस्ट करोगे, एनालाइज करोगे, उस टाइम आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच फॉलो करके देख रहे हो। एक अप्रोच आपने फॉलो किया, फिर देखा कि वो डाटा वैलिड है या नहीं है, फिर एक दूसरा अप्रोच फॉलो करके आपने सेम डाटा पे दूसरा अप्रोच फॉलो किया, ठीक है, और एक अप्रोच फॉलो किया। ऐसे जितना हो सके आप अप्रोच जो सेम डाटा पे फॉलो कर रहे हो उसका नाम क्या है, ठीक है। द कम्बिनेशन ऑफ उन सबका कम्बिनेशन को, जितना अप्रोच आपने फॉलो किया है उनका कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, तो वो होता है ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, देखो फिर से फ्लैंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जो यहाँ पे पूछा है कि ये कौन सा रेशियो है, ठीक है, कौन सा रेशियो है जो कि सस्टेन विच इंडिकेट अ सस्टेन्ड लेवल ऑफ वर्बल इंटरचेंज। तो सस्टेन्ड लेवल का मीनिंग क्या होता है, जो लंबा समय तक चले, वो होता है सस्टेन्ड, ठीक है। कुछ टाइम तक, मतलब अभी अगर लेक्चरिंग चल रहा है तो इसका मीनिंग है कि कुछ टाइम के लिए लेक्चरिंग ही चल रहा है, ठीक है। अगर अभी एनकरेजमेंट चल रहा है तो कुछ टाइम के लिए एनकरेजमेंट ही चल रहा है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इस टाइप के जो सस्टेन्ड लेवल है उनको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो उसका नाम है स्टेडी स्टेट रेशियो। तो स्टेडी स्टेट को कैसे डिनोट करते हैं, 1 1, ऐसे 2 2 3 3, ये जो इस टाइप का जो सेल होते हैं ना, 3 3 4 4 5 5, ऐसे जाके 10 10 तक जो सेल होता है ना, टोटल 10 सेल, ये सब सेल है स्टेडी स्टेट रेशियो का सेल, ठीक है। तो यही है आज का वीडियो। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो खान अकेडमी पे आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, नवंबर से वहाँ पे क्लास लेना है, ठीक है। चलो, तो फिर से मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, ठीक है। थैंक यू।